तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 जो आपका रिसर्च सब्स्टिट्यूट का है, यूनिट नंबर 2 टेस्ट नंबर 4 रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि एक शोधकर्ता आबादी को पीजी, स्नातक और 10+2 छात्रों में डिवाइड करता है और यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह उनमें से प्रत्येक के कुछ का चयन करता है। तो यहाँ पे हमने सैम्पलिंग आपको पढ़ाया है। तो सैम्पलिंग में जब आप जाएंगे, दो टाइप का हमने बताया था, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपका 3 टाइप का बताया था, उसमें क्लस्टर, रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग बताया था उसमें हमने, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था और रैंडम सैम्पलिंग था। 3 टाइप का उसमें बताया था। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपने देखा था कोटा था और स्नोबॉल करके था, तो 4-5 थे उसमें भी। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि आपको क्या करना है, एक मान लीजिए पीजी लेवल के छात्र हो गए, ग्रेजुएशन लेवल के हो गए, 10+2 लेवल के हो गए। अब कह रहा है कि इन छात्रों की आबादी को विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पे पीजी हो गए 500, 300, 200 करके। अब कह रहा है कि यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह उनमें से प्रत्येक से कुछ का चयन करता है। मान लीजिए यहाँ पे इसने 500, यहाँ पे 300, यहाँ पे 200, इसमें से कुछ का चयन किया। यहाँ पे मान लीजिए 20% का ले लिया, यहाँ पे 10 का ले लिया, यहाँ पे भी 20 का ले लिया। अब यहाँ से जो चयन किया गया, तो यहाँ से आपका स्पष्ट क्या हो रहा है कि अलग अलग स्तरों से चयन किया जा रहा है ना। यानी पीजी लेवल का एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर आपका हो गया स्नातक लेवल का, तीसरा स्तर हो गया आपका 10+2 लेवल का। तो सब में यहाँ पे एक प्रकार का आपका जो स्तरीकृत या स्तर बना के यहाँ पे चूज कर रहा है या चुनाव कर रहा है, चयन कर रहा है। कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। शोधकर्ता अपनी आबादी को कुछ समूहों में डिवाइड करता है और प्रत्येक समूह से नमूने के आकार को व्यवस्थित करता है। तो जब आप यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि रिसर्चर डिवाइड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप एंड फिक्सेस द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप। जब आप यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे जब आप कोटा सैम्पलिंग में देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि जनसंख्या का जब आपको सैम्पलिंग करना होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे अलग अलग कुछ समूहों में डिवाइड करते हैं और अलग अलग समूह से यानी क्लस्टर से, अलग अलग क्लस्टरों से आपको कुछ न कुछ वहाँ से आप सैंपल ले लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? कोटा सैम्पलिंग, या इसे हिंदी में कहते हैं अंश प्रतिदर्श। क्लियर हुआ? तीसरा है कि विपणन और शोध सर्वेक्षण। विपणन, शोध और चुनाव सर्वेक्षण में नमूना लेने का सबसे आम तरीका क्या है? तो सबसे आम तरीके की बात कर रहा है यहाँ पे, महंगो मत समझिएगा, बेसिक तरीका पूछ रहा है कि जो कॉमन मेथड है सैम्पलिंग का इज मार्केटिंग रिसर्चेज एंड इलेक्शन पोल्स। तो यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, कोटा है और पर्सोनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। तो हालांकि जब आप शोध या सर्वेक्षण में करेंगे तो अलग अलग स्तरों से वहाँ भी लिया जाता है, लेकिन ये आपका कॉमन मेथड नहीं है। कॉमन मेथड कौन सा है? यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग है। कि कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, चुनाव सर्वेक्षण जब होता है, कोई मान लीजिए आपका एनडीटीवी वाला चला गया, आज तक वाला चला गया, वो क्या करता है कि किसी गाँव में चला गया, वहाँ के एक ग्रुप से बात कर लिया, दूसरे गांव में चला गया, वहाँ पे एक ग्रुप से बात कर लिया, या मान लीजिए वहाँ पे कहीं सेटअप स्थापित कर दिया, 2 लोगों ने डिस्कशन करा दिया और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हाथ उठवा दिया, भाई किसके पक्ष में हो किसके नहीं। तो यानी कि ये नॉर्मली तरीके से आपका ये किया जाता है और अलग अलग ग्रुप से यहाँ पे क्या करता है, कुछ लोगों का चयन कर लेता है। मान लीजिए एक गाँव में 500 लोग हैं, 500 लोगों से तो ये इंटरव्यू लेने नहीं जाएगा ना, वहाँ से 1-2 लोगों से इंटरव्यू ले लेगा और उस आधार पे ये डिसाइड करेगा कि हाँ यहाँ पे 2 प्रकार के लोग या 2 पार्टियों के सपोर्टर लोग पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अंश प्रतिदर्श या कोटा सैम्पलिंग। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, यानी कि जो आपका क्षेत्रीय अध्ययन है वो किससे संबंधित है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये, और इसको में आपको दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। देखिए जो कॉमन प्रश्न होते हैं, जब आप उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तभी वो समस्या उत्पन्न करता है, तब वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। पूछ रहा है कि फील्ड स्टडी इज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन,
प्रायोगिक स्थितियाँ, प्रयोगशाला स्थितियाँ, नन ऑफ द एबव। जो क्षेत्र अध्ययन है किससे संबंधित है? क्षेत्र अध्ययन आप वहाँ पे क्या देखेंगे? क्षेत्र अध्ययन में आप वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ देखते हैं कि रियल लाइफ की क्या सिचुएशन है। जैसे जब आप फील्ड स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? प्राइमरी डेटा सोर्सेज आपका कैसे मिलता है? फील्ड स्टडी से मिलता है। तो फील्ड स्टडी में आप क्या करते हैं कि जो लाइफ की रियलिटी है उसको आप वहाँ पे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट्स और थिंग विच कैन बी मेजर्ड और कॉल्ड, यानी वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुण जिन्हें मापा जा सके। तीसरी बार प्रश्न आपसे करा रहा हूँ। चर वाला जो आज वीडियो हमने बनाया उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और पिछले टेस्ट में भी ये मैंने दिया था कि जिनको मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं। हमने बताया था स्वतंत्र चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जा सके। उसमें भी ऑप्शन में हमने आपको बताया था टाइप ई, टाइप एस। और आज जो हमने वीडियो बनाया उसको भी आप देख लीजिएगा, हमने लिंक भी दिया है, और आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं देख रहे हैं। इससे समस्या ये होगी कि यदि आप सोच रहे होंगे कि एक बार हम बैठ के पूरा वीडियो 2 दिन में देख के और क्लियर कर लेंगे, तो ये मुश्किल है। हमने चर की परिभाषा आपको बताया है सुबह वाले वीडियो में ही कि जिनको मापा जा सके, जिनके गुणों को, तो वेरिएबल हो गए। ठीक, अगला है कि जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, एक नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष तकनीकी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल टेक्निकली, यानी कि नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा? सांख्यिकी अनुसंधान की बाहरी वैधता का अनुमान, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर निष्कर्ष, या सभी। तो जो आपका नमूना लिया जाता है, नमूने के आधार पे जनरलाइज्ड जो कंक्लूजन निकाला जाता है, कोई भी सैंपल रहेगा उस पर जनरलाइज्ड जो कंक्लूजन निकाला जाएगा वो आपका किस पे डिपेंड रहेगा? जो स्टैटिस्टिकल मेथड रहेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक, अगला है कि एक शोधकर्ता 5000 की कुल आबादी में से केवल 10 सदस्यों के नमूनों को चुनता है और इसे अच्छा मानता है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 5000 लोग हैं और इसमें से 10 लोगों को नमूने के रूप में चुन लिया, और बताता है शोधकर्ता कि बहुत ही अच्छा है। ये क्यों बताता है कि क्या हुआ है एक अच्छा शोधकर्ता है तब ये बताता है, या अपने पर्यवेक्षक के द्वारा उसे जो निर्देश मिला है उसी के अनुसार वो काम कर रहा है, या फिर वहाँ की आबादी सजाती थी तभी वो 10 सदस्य लिया, या फिर सभी सही हैं। अब देखिए यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पे आप मूंगफली वगैरह को ले सकते हैं। मान लीजिए आप मूंगफली को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो मूंगफली का जब एग्जाम्पल आप लेते हैं तो जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपको 1 केजी 2 केजी मूंगफली ख़रीदनी है, तो आप वहाँ से 1-2 मूंगफली को उठाते हैं और उसको फोड़ के खाते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ यार ख़रीद लेनी चाहिए। आप दुकानदार से बोलते हो भाई पैक कर दो 1 केजी। तो आपने क्या किया, 1 केजी में देखा जाए तो मूंगफली मान लीजिए आपका 200-500 आ गई 1 केजी में मूंगफली। 1 केजी में अगर 500 मूंगफली आ रही है तो इसमें से आपने क्या चूज किया? केवल 2 ही तो लिया, 1 ही लिया, खाया। तो यानी कि आपको ये लगा कि यदि हमने 2 मूंगफलियाँ खाया तो इसी तरह से तो और भी मूंगफलियाँ होंगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? यदि आपको ये लगेगा कि नहीं ऐसी मूंगफलियाँ और नहीं होंगी तो आप सभी मूंगफलियाँ खा के चेक करते। लेकिन आपको ये पता है कि यदि 1 केजी मूंगफली ले रहे हैं, 1-2 खा के आप वहाँ से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें सही हैं या ये मूंगफली सही है, इसको हमको ख़रीदना चाहिए। सेम वही यहाँ पे है कि 5000 की कुल आबादी में जो रिसर्चर वो क्या सोचता है कि 10 सदस्य जो हमने इनके काउंट किया, जिनके सैंपल लिए, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि इनके भी विचार इसी तरह से होंगे। जैसे राजनीतिक पार्टियों की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि किसी गांव में 500 लोग हैं, 500 लोगों में से 2 लोगों का इंटरव्यू, 3 लोगों का इंटरव्यू लेता है कौन? मीडिया वाला। उसके बेस पे बताता है कि यहाँ पे इनका बढ़त बन रहा है, या तो इसी आधार पर वो ये सोच रखता है कि मान लीजिए 2 पार्टियाँ वहाँ पे हैं तो दोनों पार्टियों के अलग अलग विचारधारा वाले होंगे, तो बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 2 लोग होंगे, मतलब 2 विचारधारा वाले होंगे। तो इस तरह से आपका ये 5000 की कुल आबादी में 10 सदस्यों को अगर वो चुनता है तो आपका यहाँ पे आबादी क्या होगी? सजाती थी, इसलिए यानी द पॉपुलेशन वाज होमोजीनस। ठीक,
नेक्स्ट आइए, द रिसर्च एग्नोस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्चेज, वह पूर्व वास्तविक अनुसंधान के लिए विरोधी है। यानी कि पूर्व वास्तविक अनुसंधान, देखिए इंग्लिश देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आपने जब डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ा था तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में एक्स पोस्ट फैक्टो था, कार्य कारण संबंधों में ही आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड था। तो ये डिस्क्रिप्टिव का टाइप है। और यहाँ पे देखिए प्रयोगात्मक में क्या होता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो किस पे डिपेंड होता है, आपका स्वतंत्र चर पे, स्वतंत्र चर पे आधारित हो, अर्थात जो आपका इसमें क्या किया जाता है, इसमें कारण पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो प्रभाव उत्पन्न हुए हैं एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि ये प्रभाव किस कारण से उत्पन्न हुए हैं, इसके पूर्व अध्ययन को उसमें देखा जाता है। इसीलिए इसे कार्योत्तर अनुसंधान कहते हैं या घटनोत्तर अनुसंधान कहते हैं। यानी घटना जब घट जाती है उसके बाद उसका रिसर्च करना कि किस कारण से ये घटना घटी। जबकि प्रायोगिक में क्या होता है, इसमें आपका तीनों चर होते हैं, दोनों नहीं तीनों होते हैं, नियंत्रण भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है। तो क्या होगा, ये इसका विरोधी होगा। ठीक, तो प्रायोगिक अनुसंधान इसलिए ये राइट हुआ। यदि आप उसके टाइप में जाएंगे तो ये नोट्स में अवेलेबल है आपका। स्वतंत्र चर में हेर फेर नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, किस में मैनिपुलेट नहीं किया जाता, प्रमाणिक शोध में, पूर्व पोस्ट वास्तविक शोध में, ऊपर के दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रमाणिक, इसमें स्वतंत्र चर का हेर फेर किस में नहीं किया जा सकता, प्रायोगिक में होता है, एक्सपेरिमेंट वाले में हो जाएगा। लेकिन नॉर्मेटिव रिसर्च में आपका स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज नहीं होंगे और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो घटना घट चुकी है उसके अतीत में तो आप जाके उन घटनाओं को तो नहीं चेंज कर सकते ना, उनके कारणों को, क्योंकि वे घटनोत्तर है। अर्थात कि घटना घट चुकी है उसके बाद हम उन घटनाओं के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब उन घटनाओं के कारणों का अध्ययन आप अतीत में आके करेंगे तो ये तो क्लियर हो गया कि आप उन अतीत की घटनाओं को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसलिए यहाँ पे आपका दोनों सही है, सी वाला। अब देखिए 10वां है कि पूछ रहा है कि विज्ञान के 5 मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो विज्ञान के जो मुख्य उद्देश्य हैं कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। क्या विज्ञान भविष्यवाणी करेगा? जी हाँ। सारांश देगा, निष्कर्ष देगा, स्पष्टीकरण और विवरण देगा। प्रश्नोत्तर, भविष्यवाणी, स्पष्टीकरण, सारांश, प्रभाव, भविष्यवाणी, प्रश्न अन्वेषण और उत्तर। तो जो विज्ञान है ये आपका सर्वाधिक, यहाँ पे चीज़ें तो लगभग ये विज्ञान में सम्मिलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पष्ट क्या है आपका, विज्ञान क्या करता है, अन्वेषण भी करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी देगा, एक्सप्लेनेशन भी करेगा और प्रेडिक्शन भी करता है, साथ ही साथ उसके इन्फ्लुएंसेस को भी बताता है। और ये आंसर और क्वेश्चन के लिए केवल विज्ञान का यूज नहीं किया जाता कि प्रश्नोत्तर केवल या सारांश के लिए। तो सारांश जहाँ पे है आपका समरी रैंक हो गया। प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर जाना जाता है लेकिन केवल ये स्पेशली नहीं है, तो ज़्यादा सटीक आपका यहाँ पे डी हो गया। हालांकि सी भी यहाँ पे राइट है लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आपका यहाँ पे डी है। क्लियर हुआ।